कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, दिस इज आवर चैप्टर। ये क्या है, हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। पहले हम क्या बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हुए उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। जो हमें क्या मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमारा जो सोलर एनर्जी जो मिलती है वो हमें नेचर से मिलती है, एयर जो है वो भी हमें नेचर से मिला हुआ है, ठीक है। और हम जो बात करें वाटर, जो बात करें पानी, वो भी हमें कहाँ से मिला हुआ है, नेचर से मिला हुआ है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, दे आर, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो एग्जॉस्टिबल क्या होता है। इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा मैंने लिखा एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हमारे पास में क्या होते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं, दैट इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। जैसे एयर हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, सोलर जो है, सनलाइट जो है हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में, जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल हमारे पास लिमिटेड है, पेट्रोलियम हमारे पास लिमिटेड है। तो ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो पहले हमने सीखा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दूसरा हमने सीखा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और तीसरा हमने सीखा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हम क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे फ्यूल क्या होता है। फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, तो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जिसे हम बर्न करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली फ्यूल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसे हम बर्न करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विदाउट एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं निकलनी चाहिए, तो उस ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे। जैसे कोल भी हमारे लिए फ्यूल है, पेट्रोलियम भी हमारे लिए एक तरह से फ्यूल है, क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। नेचुरल गैस भी हमारे लिए एक तरह से फ्यूल है, ओके। अब हम बात करेंगे फ्यूल को कितने तरीके से हम डिवाइड करते हैं। फ्यूल को हम कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली फ्यूल को हम दो तरीके से बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल की बात करेंगे, और दूसरा जो हमारे पास जो फ्यूल होता है दैट इज, वो कौन सा फ्यूल है, वो है क्या, सेकेंडरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल। पहला है प्राइमरी फ्यूल, दूसरा क्या है, सेकेंडरी फ्यूल। तो प्राइमरी फ्यूल क्या होता है,
जो ऐसा फ्यूल जो अपने नेचुरल फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फ्यूल। और सेकेंडरी फ्यूल वो होता है जिसे हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे फ्यूल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। तो हमने किन चीज़ों के बारे में बात किया, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं, और एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। और फ्यूल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं विदाउट एवोल्यूशन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन लार्ज क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फ्यूल। और फ्यूल बेसिकली दो तरह से, प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल वो होते हैं जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में होते हैं, नेचुरल फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। और सेकेंडरी फ्यूल वो होते हैं जो कि जिनको हमने प्रोसेस किया ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। अब देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, प्राइमरी फ्यूल की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी फ्यूल मैंने लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया, सेकेंडरी फ्यूल लिख दिया मैंने। तो प्राइमरी फ्यूल तीन तरह का होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मैंने जैसे बताया प्राइमरी फ्यूल अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है, तो इससे फ्यूल को क्या कहते हैं, प्राइमरी फ्यूल। तो सॉलिड में मैं बात करूं तो वुड, लिक्विड में मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल, और गैस में अगर मैं बात करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, बेसिकली आ जाएगा नेचुरल गैस। अब अगर मैं सेकेंडरी फ्यूल में बात करूं तो सेकेंडरी फ्यूल भी बेसिकली 3 टाइप पे मैं बात करूंगा, उसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस होगा। तो मैंने जैसे सॉलिड में बात किया तो सॉलिड में इसमें क्या होता है, सॉलिड में मैं बात करूं तो इसमें क्या है, कोल हो गया आपके पास में सॉलिड में, या मैं क्या लिख दूं, कोक, ठीक है। लिक्विड में अगर मैं बात करूं बेसिकली इसको हम लिखेंगे कोक। लिक्विड में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, किरोसिन ऑयल, ओके। और अगर मैं गैस में बात करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोल गैस, ये मेरे पास बन जाएगा, ओके। लिक्विड में मेरे पास क्या बन जाएगा, किरोसिन, ओके, ये बन जाएगा मेरे पास, ओके। सो मैंने बात कर ली किसके बारे में, सेकेंडरी फ्यूल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके पास में आ गया। तो हमने प्राइमरी फ्यूल भी सीख लिया और सेकेंडरी फ्यूल भी सीख लिया। आगे हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होती है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे किसके बारे में, कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ये क्या होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड होती है, ये डिफाइंड होती है अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय total mass of fuel, ओके। सो ये क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, इट में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट एनर्जी टू द टोटल मास ऑफ
fuel taken, to the total mass of fuel taken. Okay, so you can write kilojoule per kg, किलोजूल पर kg, हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, कि किसी भी आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली किसी भी आइडियल फ्यूल की, तो देखिए इधर ध्यान से हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल के बारे में। सो राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए हमारा, उसे इजीली हैंडल कर सकें, इजीली हैंडल कर सकें, उसकी एक स्पेसिफिक कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इजी अवेलेबल हो, इजीली हम उसे ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, कम हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करें। तो ये सब क्या होती है किसी आइडियल फ्यूल की, ये क्या होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कोल, कि कोल कैसे बना। पहले हम यहाँ सीखेंगे कि कोल कैसे बना, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोल के बारे में। तो कोल कैसे बना, तो देखो क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, पहले क्या था, बहुत सालों पहले क्या था कि हमारी धरती पे क्या था, अर्थ पे क्या थे, फॉरेस्ट थे। अब क्या हुआ, अर्थक्वेक आए, ठीक है, फ्लड्स आए बहुत सारे, तो क्या हुआ कि ये जो पेड़ पौधे थे ये क्या हुए, ज़मीन में ही दब गए, और दबने के बाद क्या, नंबर ऑफ लेयर्स बनती चली गई इनके ऊपर, और अंदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो ये थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। तो इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। सो हमें यहाँ जानना होगा कि कोल कितने तरह से हम बात करेंगे, कोल के कितने टाइप होते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, 1 मिनट, इसे ऊपर कर दिया। अब देखिए इधर ध्यान से, टाइप ऑफ कोल, टाइप ऑफ कोल, कितने तरह के कोल हम बात करेंगे। तो पहला है हमारे पास पीट। पीट ये क्या होता है, ये यंगेस्ट वैरायटी होती है कोल की, ये यंगेस्ट वैरायटी है कोल की। अब इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 50 to 60% होती है, 50 to 60% ये इसमें कार्बन होता है, और ये 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। जो पीट होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है, 50 to 60% ही कार्बन होता है, और जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लिग्नाइट है, लिग्नाइट है। तो लिग्नाइट में अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो यहाँ कार्बन जो है आपका 60 to 70% है, 60 to 70% है। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, जो मेरे पास में कैलोरीफिक वैल्यू है, वो मेरे पास हम कितनी है, 50 to 20, 50 to 20 किलो जूल पर ग्राम। लिग्नाइट में जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 50 to 20 किलो जूल पर ग्राम। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, बेसिकली कार्बन का परसेंटेज एंड कैलोरीफिक वैल्यू उस पर्टिकुलर कोल के लिए कितनी होगी, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात करता हूं, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आता है, तो मेरे पास आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल, बेसिकली ये मैक्सिमम हाउस होल्ड घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 70 to 75% कार्बन, 70 to 75% कार्बन होता है यहाँ पर। और इसमें जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ
तो 28 to 30 किलो जूल पर ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बिटुमिनस की। और लास्ट आता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 90 to 95% होता है, 90 to 95% होता है। और वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ एंथ्रासाइट में अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो देखिए इधर ध्यान से क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में 90 to 95% कार्बन होता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट, इसको आप कर दीजिए कितना होता है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज वो है 30 to 35। ये है 30 to 35 किलो जूल पर ग्राम। और यहाँ पर जो एंथ्रासाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 28 to 30 किलो जूल पर ग्राम। ओके, सो यहाँ हमने बात की टाइप ऑफ कोल के बारे में, उसमें कितना परसेंटेज कार्बन होता है और उनकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट्स, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम कैसे बना। तो पेट्रोलियम कैसे बना, बेसिकली क्या हुआ कि सी के अंदर में, समुद्र के अंदर में क्या थे, बहुत साल पहले क्या हुआ कि समुद्र के अंदर जो माइक्रो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो क्या हुआ, वो उसी में डेड हो गए, मर गए। मर जाने के बाद क्या हुआ, उनके ऊपर सैंड जमा होती चली गई और जमा होती चली गई, जिससे क्या हुआ वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है। हमें पेट्रोलियम तो कहाँ से मिलता है, सी से, समुद्र से हमें क्या मिलता है, ओशियन से हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। अब जो हमें पेट्रोलियम मिलता है उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। सो देखिए इधर क्या मैंने लिख रहा हूँ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमारे पास जो पेट्रोलियम जो हम सी से, ओशन से निकालते हैं, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, बहुत सारे और कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए, उसे हम अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। बेसिकली पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। और इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो जब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की हेल्प से क्या करते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। मिसिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 यूनिट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन कहते हैं या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो हम पेट्रोलियम को डिफरेंट, जो पेट्रोलियम से हमें जो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, तो ये कैसे मिलता है, यह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। ओके, सो हमें याद रखना होगा किसके बारे में, हमें याद रखना होगा यूजेस के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का, पेट्रोलियम से निकलने वाले किस प्रोडक्ट का क्या यूज़ होता है, तो ये यूज़ हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल गैसेस क्या होती है। तो नेचुरल गैसेस बेसिकली क्या, जब हम पेट्रोलियम को क्या कर रहे होते हैं, समुद्र से निकाल रहे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं नीचे, क्योंकि चट्टानें होती है बहुत सारी, तो उनको चट्टानों को जब ड्रिल किया जाता है तो पेट्रोलियम के ऊपर जो पहले होता है वो क्या होती है, नेचुरल गैसेस होती है हाई प्रेशर में।
तो हम नेचुरल गैसेस को अलग कर लेते हैं। अब नेचुरल गैसेस में बात करें तो नेचुरल गैसेस में बेसिकली कौन कौन से कंपाउंड मौजूद रहते हैं। नेचुरल गैसेस की अगर मैं बात करूं नेचुरल गैसेस की, तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो देखिए इधर ध्यान से, क्या नेचुरल गैसेस में हमारे पास होता है मीथेन। मीथेन मेरे पास में नियर अबाउट 85% होता है। फिर आता है मेरे पास में इथेन, जो मेरे पास में 10% अराउंड होता है। फिर मेरे पास होता है प्रोपेन। प्रोपेन नियर अबाउट में कितने परसेंट होता है, ये होता है 3%। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो ब्यूटेन का होता है। तो मैक्सिमम हमसे एग्ज़ाम में जनरली क्या पूछा जाता है बेटा, तो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि नेचुरल गैस मैक्सिमम पार्ट में कौन सी गैस मौजूद होती है, तो मीथेन मौजूद होती है। या हमसे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप आपको नेचुरल गैस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर ध्यान से, क्या देखिए इधर ध्यान से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा वाटर गैस कंटेन्स। वाटर गैस क्या कंटेन करता है, तो आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो वाटर गैस होता है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इसी में ही अगर मेरे से पूछ लेता नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे मैं बात करूं प्रोड्यूसर गैस कंटेन, प्रोड्यूसर गैस कंटेन, तो प्रोड्यूसर गैस कंटेन क्या कंटेन करेगा बेसिकली, तो वो बेसिकली नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन करता है। ओके, सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, हाइड्रोकार्बन क्या कंटेन करता है, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स। पहला ऑप्शन है मेरे पास में हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में कार्बन एंड नाइट्रोजन, सी है मेरे पास में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। डी है ऑप्शन है मेरे पास में नन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेन करता है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या कंटेन करता है, हाइड्रोकार्बन बेसिकली हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे ये पूछा जा सकता है पेट्रोलियम के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए बेसिकली हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम सिंपल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, या हम कोई भी इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन में। जैसे मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास में क्या, क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा ऑप्शन मेरे पास में सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा मैंने लिख दिया क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तीसरा मेरे पास है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। और डी मेरे पास है नन ऑफ दीज। तो किससे हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो।